आज का पहला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और उनसे संबंधित चिन्ह को सुमेलित कीजिए। पहला है घटनाएं और उनका चिन्ह, जिसमें जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और मृत्यु से संबंधित है। तो इसका सही सुमेलन जो है, जन्म का जो है वो है कमल और सांड। गृह त्याग क्या है? घोड़ा। ज्ञान का है पीपल वृक्ष या फिर बोधि वृक्ष। और मृत्यु का है स्तूप। तो इस प्रकार सही सुमेलन जो है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है। अगर निर्वाण की बात की जाए तो निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जैन धर्म में दिगंबर शाखा के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और दूसरा कथन है कि जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। ऐसा इसलिए है दिगंबर जैन धर्म की दिगंबर शाखा के अनुसार स्त्रियां का मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर शाखा के अनुसार स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन है, जैन धर्म श्वेतांबर शाखा के अनुसार अनुयायी उदार वृत्ति वाले, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कट्टर प्रवृत्ति से युक्त हैं, जो कठोरता जैन धर्म में नियमित नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। और जैन धर्म की दिगंबर शाखा ही बताती है कि भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु श्वेतांबर शाखा के अनुसार केवल प्राप्ति के ज्ञान प्राप्त के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, दिए गए महाजनपदों में कौन सा महाजनपद कश्मीर में स्थित था? मत्स्य, कंबोज, कौशल या फिर गंधार? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कंबोज। क्योंकि महाजनपदों में 16 संख्या जो है वो 16 है, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। कंबोज महाजनपद कश्मीर में स्थित था, जिसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। और यह गांधार महाजनपद का पड़ोसी राज्य था और प्राचीन काल में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। मत्स्य जो जनपद है, इसकी राजधानी विराटनगर वर्तमान में राजस्थान में है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किन प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती या फिर अवंती? कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 1 2 4 और या फिर उपयुक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि बुद्ध काल में चंपा, राजगृह और श्रावस्ती का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बुद्ध काल में नगरों का तेजी से उदय हुआ, इसी काल को भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समय 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख है, जिसमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी शामिल है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध बंदरगाह थे? सोपारा, भवकच्छ और ताम्रलिप्ति। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि महाजनपद काल के भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह भवकच्छ, बैरीगाजा या भड़ौज था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा और बंगाल के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति भी प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, सरयू नदी के निम्नलिखित
में से किस महाजनपद को दो भागों में बांटता है? सरयू नदी किन महाजनपदों को दो भागों में बांटती है? मल्ल, वत्स, कौशल या फिर काशी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, काशी, सॉरी कौशल। क्योंकि सरयू नदी कौशल महाजनपद को दो भागों में बांटती है। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशवावती थी। इसका महत्वपूर्ण राजा जो प्रसेनजित था, जो गौतम बुद्ध के समकालीन और समान आयु का था। और यह महाजनपद उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम से पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अवंत राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। जो इसका आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, शिशुनाग। हरेक वंश के पश्चात मगध में शिशुनाग वंश का शासन हुआ। शिशुनाग ने 412 ईस्वी में शिशुनाग वंश की स्थापना की और उसने सबसे बड़ी सफलता अवंत राज्य को हराकर उसे मगध राज्य में मिलाना चाहा था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, महाजनपद और उनकी राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। महाजनपद और उनकी राजधानी, इसमें चेद, कुरु, कंबोज और मत्स्य थे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि चेद की राजधानी शुक्तिवती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की हाटक और मत्स्य की विराटनगर। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, डालमेन निम्नलिखित में से क्या थे? मृदभांड का प्रकार, प्रागैतिहासिक चित्र, बृहद पाषाणिक समाधियों का प्रकार या हड्डी में निर्मित औजार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अलवार संतों में कौन वैष्णव धर्म अपनाने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे? अंडाल, कुलशेखर, तिरुमलराई या तिरुमंगई। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तिरुमलराई। क्योंकि दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए। इनकी संख्या 12 थी। इनमें से वैष्णव संत तिरुमलराई जो हैं वैष्णव धर्म अपनाने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। तिरुमंगई वैष्णव संत बनने से पहले डाकू थे। कुलशेखर वैष्णव संत कुलशेखर केरल के राजा थे। अंडाल या कुदई एकमात्र महिला अलवार संत थी। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत संबंधित थे जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सप्तांग सिद्धांत जो है वो कौटिल्य ने दिए हैं, ठीक है। अतः सप्तांग सिद्धांत राज्य प्रशासन से संबंधित है, ना कि किसी धर्म से, इसलिए डी ऑप्शन सही है। और 7 तत्व जो है राज्य के प्रशासन के वो है स्वामी यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र कृत मंजरी या सोमदेवकृत कथा सरिता सागर। कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 4 या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चंपू शैली अर्थात गद्य उपपद्य दोनों में लिखा गया प्रथम अभिलेख है? ऑप्शन है नानाघाट, जूनागढ़, बेसनगर और नासिक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया पहला अभिलेखी ग्रंथ है, अभिलेख है। यह अभिलेख शक शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में संस्कृत में लिखा गया है। प्रथम अभिलेख यह है जो गुजरात के गिरनार में स्थित है और सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है?
भीतरी स्तंभलेख, गढ़वा शिलालेख, सुपिया शिलालेख या कहोम स्तंभलेख। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सुपिया लेख। सुपिया का लेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, जिसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। इस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच के नाम से कहा गया है। गढ़वा शिलालेख इलाहाबाद में स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख है। भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित इस लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन है। और कहोम स्तंभलेख गोरखपुर जिले के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्षा की संभावना और अभाव पर काफी चर्चा की गई? हर्षचरित, पंच सिद्धांतिका, बृहत कथा, बृहत संहिता या लघु जातक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बृहत संहिता। ऐसा इसलिए कि गुप्त काल में वारामिहिर द्वारा अपनी पुस्तक बृहत संहिता में वर्षा की संभावना अभाव पर काफी चर्चा की गई। इस पुस्तक में मौसम संबंधी भविष्यवाणियां की गई हैं। बाण भट्ट ने हर्षचरित में सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी रहट का प्रयोग की चर्चा की है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और लघु जातक ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं वारामिहिर की हैं और ये गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में गुप्तकालीन भारत और इथोपिया के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया है? पेरिप्लस ऑफ एशियन सी, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री या क्रिश्चियन टोगोग्राफी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्रिश्चियन टोगोग्राफी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण काल की मृत्तियों की तरह नग्नता नहीं है और गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादा, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि गुप्तकालीन मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामंडल बनाए गए हैं, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल जो था वो सादा था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन के संबंध में विचार कीजिए कि इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और इस काल में शूद्रों ने अधिकांशतः कृषि व्यवसाय अपना लिया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृत का प्रमुख केंद्र रहा है? बनास या आहार, कायथा, मालवा और जोरवे? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बनास या आहार संस्कृत। आहार संस्कृत का प्रमुख केंद्र माना गया। यहाँ से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। इस संस्कृत से संबंधित अनुच्छेद बालाथल तथा आहार है। बनास संस्कृत राजस्थान की है, कायथा मध्य प्रदेश की है, जोरवे महाराष्ट्र की है और मालवा जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, निम्न पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृत थी, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण संस्कृत थी और निम्न पुरापाषाण के उपकरण जो है सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसी काल को सोहन संस्कृत के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा या बनावली? तो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, धौलावीरा। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार बृहत कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, नीतसार और रामचरित? जो इसका सही जो सम्मेलन है, कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव की है और सोमदेव इस पुस्तक में मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। बृहत कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र की है, इससे मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नीतिसार जो है वो कामंदक की है, ठीक है, इससे गुप्त कालीन राजतंत्र की जानकारी मिलती है। और रामचरित संध्या का नंदी की है, जो बंगाल के शासक थे, बंगाल के शासक और रामपाल के जीवनीकार थे।
तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।